हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग रॉलेट सत्याग्रह के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि क्या था रॉलेट सत्याग्रह, कब हुआ था, किसने नेतृत्व दिया, क्यों हुआ। इन सब बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। आप सभी अगर भारतीय इतिहास के विद्यार्थी हैं तब तो अच्छी तरह से जानते होंगे, या इतिहास के विद्यार्थी नहीं हैं फिर भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं तो रॉलेट एक्ट को तो ज़रूर पढ़े होंगे या समझे होंगे। या अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है उसमें भी रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तब भी आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि रॉलेट एक्ट क्या था और क्यों इसे भारतीयों ने काला कानून बोला था, और रॉलेट एक्ट के लागू हो जाने की वजह से क्या फ़र्क पड़ने वाला था। इन सब बातों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इस एक्ट से संबंधित कुछ सवाल पूछे जाते हैं। मतलब कि किसी साल पूछ लिया, किसी साल नहीं पूछा, हर सवाल तो पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन आपको जानना समझना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि शायद सवाल पूछ ही लिए जाएँ, क्योंकि यह इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था उसके बारे में भी आपको जानना समझना चाहिए। चलिए, आज मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि क्या था रॉलेट सत्याग्रह और क्या इसका महत्व था भारतीय इतिहास में। कि बहुत सारे लोग व्यापक पैमाने पर विरोध करने लगे थे, यानी कह सकते हैं कि एक तरह से महात्मा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत हो गई थी रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। यानी रॉलेट सत्याग्रह जो था उसका स्वरूप अखिल भारतीय था। अभी तक महात्मा गांधी जो थे वो रीजनल लड़ाइयों में लगे हुए थे, जो क्षेत्रीय संघर्ष थे उसमें लगे हुए थे। जैसे कि चंपारण की समस्या जो थी वो बिहार के चंपारण के नील किसानों की समस्या थी। वहीं पर अहमदाबाद मिल मजदूर की समस्या जो थी वो अहमदाबाद के मिल मजदूरों की समस्या थी। और खेड़ा के किसानों की समस्या भी लोकल समस्या ही थी, क्योंकि खेड़ा के किसान ही उससे संबंधित थे। पूरे भारत भर के किसान तो उससे लाभ या हानि की स्थिति में नहीं थे। भले ही महात्मा गांधी इन सब आंदोलनों में पड़े हों, तो इन सब आंदोलनों का राष्ट्रीय महत्व हो गया हो, लेकिन उन आंदोलनों की प्रकृति तो स्थानीय थी। लेकिन रॉलेट एक्ट के खिलाफ में जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ वह उसका महत्व तो पूरे राष्ट्र भर में रहा। यानी एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर रॉलेट सत्याग्रह हुआ था और राष्ट्र के बहुत सारे हिस्से इससे काफी प्रभावित हुए थे। सत्याग्रह का राष्ट्रीय महत्व लोगों को समझ में आया था। हालांकि महात्मा गांधी भी इन क्षेत्रीय आंदोलनों से बहुत सारा अनुभव प्राप्त कर चुके थे और वह अब राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए मेंटली तैयार हो चुके थे, और साथ ही साथ अब वह जनता के नेता भी बन चुके थे। इसका प्रमाण राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर रॉलेट सत्याग्रह में देखने को मिलने वाला था। हालांकि अभी भी जनता उतनी ट्रेंड नहीं हुई थी। एक्ट अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक काला कानून था। सर सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट नाम के एक न्यायाधीश थे। में एक समिति का गठन हुआ था और उस की एक कानून बनाया जाए। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ी हुई थीं, या लग रहा था अंग्रेजों को कि भारत में अंग्रेज विरोधी, ब्रिटिश विरोधी कार्य हो रहे हैं, तो उस पर रोक लगना चाहिए या इस तरह की राष्ट्रवादी भावनाएं नहीं पनपनी चाहिए। इसके लिए कुछ माकूल उपाय कर दिए जाएं ताकि लोग ब्रिटेन के खिलाफ में सोच नहीं पाएं। यानी कह सकते हैं कि ब्रिटिश राज के खिलाफ में सोच भी नहीं उभरे और उस सोच को उसी स्तर पर दबा दिया जाए। इसके लिए वो लोग माकूल उपाय करना चाहते थे। इसीलिए सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था और उस समिति का नाम था सेडिशन कमेटी। और उसी सेडिशन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से 18 मार्च 1919 को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम पारित हुआ, और जिसकी वजह से यह कानून बन गया। और भारतीयों ने उसे काला कानून कहा, क्योंकि उसके प्रावधान ही ऐसे थे जो पूरी तरह से भारतीयों के खिलाफ जा रहे थे। खास करके भारत में ब्रिटिश विरोधी कार्यों के बारे में सोचने वालों के पर इस तरह के काले कानून कभी भी थोपे जा सकते थे, जिसमें किसी को भी बिना इजाजत लिए सकता था। यहाँ तक कि मुकदमा करने वाले का नाम भी पता नहीं होता था कि किसने मुकदमा आप पर किया है, कौन FIR कराया है। और
जेल में 2 वर्ष की अवधि तक के लिए बंदी बनाया जा सकता था। तो इसके अलावे जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्य थे, यानी गैर सरकारी भारतीय सदस्य, वो लोग इस बिल का पूरी तरह से खिलाफ किए थे कि ये पारित नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके सलाह को, उनके राय को दरकिनार करते एक्ट को पारित कर दिया गया था। उसमें उस समय भारतीय सदस्य जो थे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, ये काफ़ी खिलाफत किए, यहाँ तक कि इस्तीफा भी दिए, लेकिन फिर भी रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। यानी रॉलेट नामक व्यक्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। उस समिति का काम था कालीन परिस्थितियों में उपजे हुए असंतोष को भारत में अपने प्रारंभिक स्तर में ही दबा देना, ताकि असंतोष का उभार नहीं हो जो कि एक ब्रिटिश राज के खिलाफ चला जाए। इसलिए शुरू में ही उस असंतोष को दबा दिया जाए और जो लोग भी असंतोष की आवाज़ उठाएं उनकी मुंह को ही बंद कर दिया जाए। इसके लिए रॉलेट एक्ट लाया गया था। यानी ऐसा किया भी रॉलेट ने। उसकी समिति ने सिफारिश किया कि इस तरह के कानून बनने चाहिए, जिसको अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम नाम से पारित कर दिया गया था। तो इस तरह से आप लोग समझें कि रॉलेट एक्ट इसलिए ही नाम पड़ा था क्योंकि रॉलेट नाम के व्यक्ति की अध्यक्षता में ही उस समिति ने अपनी सिफारिश दी थी और उसी सिफारिश को मानते हुए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने उस बिल को पारित किया था। यानी अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम को पारित किया था 18 मार्च 1919 को। इससे भारत भर में विरोध की लहर दौड़ पड़ी, विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए, कहीं कहीं तो हिंसक घटनाएं भी होनी शुरू हो गई। और ऐसी स्थिति को देखते हुए ही महात्मा गांधी को लगा था कि अब राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन की जरूरत है। जिस वक्त इस बिल को ही लाया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तभी से ये विरोध शुरू हो गया था और उस विरोध में महात्मा गांधी भी भूमिका में थे। हिंसक तो नहीं, लेकिन अहिंसक तरीके से। हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को हिंसा में विश्वास नहीं था, वह सत्याग्रह में विश्वास करते थे, यानी सत्य का आग्रह। मतलब अगर आपको लगता है कि सत्य के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो उस काम को करने के लिए मना कर देना, आग्रह पूर्वक मना कर देना। यानी ब्रिटिश राज अगर भारत में कोई ऐसा कानून लाए जो भारतीयों के खिलाफ हैं तो सत्य के खिलाफ हुआ, तो उस कानून को नहीं मानना यानी उस कानून की अवज्ञा कर देना अहिंसक तरीके से। यानी किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करनी है, या अगर विरोधी आपके खिलाफ में गाली गलौज कर रहा है या मारपीट कर रहा है या दबाने का प्रयास कर रहा है, फिर भी आप हिंसा पर नहीं उतरिए और अहिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराइए। और विरोध के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि महात्मा गांधी अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते थे। कभी अपने समर्थकों में उत्साह बढ़ाने के लिए या विरोधियों पर दबाव बढ़ाने के लिए उपवास का सहारा लेते थे, या हड़ताल का आयोजन हुआ, या और भी तरीके हुए जहां पिकेटिंग हुई, जैसे शराब की दुकानों की घेराबंदी वगैरह बाद में की जाने लगी थी। लेकिन अभी महात्मा गांधी क्षेत्रीय स्तर के ही आंदोलन से जूझे थे। अब इस बार राष्ट्रीय आंदोलन की तैयारी करनी थी, यानी आंदोलन को राष्ट्र स्तर पर ले जाना था। इसलिए महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह सभा का गठन 24 फरवरी 1919 को किया था, जो कि राष्ट्र स्तर पर आंदोलन चलाने के लिए तैयार होता, राष्ट्र स्तर पर सत्याग्रह के विचार को ले जाने वाला था। इसके लिए 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। एक बार और ध्यान दे दीजिए कि क्यों उतना व्यापक स्तर पर असंतोष भारतीयों में दिखा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में आई हुई महंगाई और लगातार भारत पर
आक्रमण करते हुए महामारी की वजह से लोग तो उबे हुए ही थे। दूसरी तरफ महात्मा गांधी भी जब आए थे तो भारतीयों को भरोसा दिलाया था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान में अंग्रेजों को सहयोग मिला तो ये लोग स्वशासन जैसी बातों में छूट देने वाले हैं। तो भारतीयों को भी विश्वास हो चला था कि चलिए कम से कम राहत तो मिल जाएगी। खास करके जो राजनीतिज्ञ लोग लगे हुए थे उन लोगों को विश्वास था कि छूट मिलने वाली है, लेकिन हुआ उल्टा ही। यानी अंग्रेजों ने जो रॉलेट नाम से जो कमेटी का गठन कर दिया, उस कमेटी ने जो सिफारिश कर दी और उससे जो एक्ट बना वह तो काला कानून ही साबित हुआ। क्यों विरोध हो रहा था इस बात को भी जान लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे थे जो तबाह करने वाले थे। खास करके जो लोग भी थोड़ी बहुत राजनीति करते थे उन पर कभी भी इस तरह के झूठे आरोप लगाए जा सकते थे और उनको जेलों में 2 वर्ष तक के लिए बिना बताए बंद रखा जा सकता था। कि आपको क्यों बंद रखा जा रहा है ये भी नहीं बताया जाता, किसी को भी बिना बताए बंद किया जा सकता था। नो अपील नो दलील ये बोला जाता था उस कानून के बारे में। यानी राजद्रोहात्मक सामग्री भी अगर रखे हुए हैं, अंग्रेजों को ये लगे कि यह राजद्रोह से संबंधित किताब है या राजद्रोह से संबंधित कोई सामग्री है, उसके लिए भी लोगों को बंद किया जा सकता था और किसी को भी बिना मुकदमा चलाए 2 वर्ष तक बंदी रखने की व्यवस्था उसमें थी। क्योंकि युद्ध काल में नागरिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों को अस्थायी बनाने का वह प्रयास था। युद्ध काल में तो ऐसे ही पहले से ही बहुत तरह के प्रतिबंध लगे हुए थे, लेकिन वो प्रतिबंध भी गैर कानूनी थे। इस बार तो कानून ही ला दो ताकि ये प्रतिबंध अस्थायी हो जाए, इसलिए सेडिशन कमेटी का गठन हुआ था। यानी रॉलेट कमेटी का गठन हुआ था जिसकी सिफारिश पर रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। रॉलेट एक्ट नाम से एक काला कानून बना था जो भारतीयों में उभरे हुए असंतोष को दबाने का अस्थायी प्रयास करने जैसा था, जिसके खिलाफत में लोग खड़े हो गए और महात्मा गांधी ने भी एक सत्याग्रह सभा का गठन किया था और उस सत्याग्रह सभा के गठन के माध्यम से उन्होंने देश भर में सत्याग्रह चलाने का प्रयास किया था। अभी देश में होम रूल लीग आंदोलन लगभग मृत प्राय हो चुका था। मतलब कि कह सकते हैं कि देश स्तर पर कोई खास तरह का आंदोलन नहीं चल रहा था। लीड देने में भी अभी जनता को सक्षम नहीं थी। दूसरी तरफ से बाल गंगाधर तिलक जो थे वो इंग्लैंड में मुकदमे के सिलसिले में चले गए थे सितंबर 1918 में ही। और एनी विसेंट चूँकि माउंटफोर्ड वाला सुधार जो हुआ था 1919 में उसका समर्थन करनी थी, जिसके खिलाफ में दिल्ली में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें उनकी भर्त्सना की गई थी। इसलिए जनता में वो अभी लीड करने की स्थिति में नहीं थी। तभी महात्मा गांधी को लगा था कि अब कांग्रेस की कमान अपने हाथ में लेना चाहिए और तभी महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह का ऐलान किया था। उसमें 3 तरह के संगठन के लोग शामिल थे। खास करके पुराने वाले जो होम रूल सोसाइटी था उसके सदस्य रॉलेट सत्याग्रह में भारी संख्या में शामिल हुए। दूसरा, महात्मा गांधी का अभी संपर्क जो था वो कुछ इस्लामी नेताओं से बढ़ते जा रहा था और महात्मा गांधी को लगा था कि भारत में अगर हिंदू और मुस्लिम एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना मुश्किल होगा। इसके लिए उन्होंने अखिल इस्लामी समूहों से संपर्क किया और खास करके अब्दुल बारी जैसे नेता गांधी जी को मिले और उन लोगों ने सत्याग्रह में मदद करने की बात कही। और तीसरा, गांधी जी बहुत सारे नए नए लोगों को तैयार करते जा रहे थे। बहुत सारे नवयुवक उनके मतों से प्रभावित होकर के आ रहे थे, उनसे मिला करके भी एक सत्याग्रह सभा का गठन हुआ। इस तरह से कह सकते हैं कि 3 रॉलेट सत्याग्रह में शामिल थे। होम रूल लीग के पुराने सदस्य, अखिल इस्लामी समूह के सदस्य, गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के आए हुए नए लोग।
इनसे मिलाकर के 24 फरवरी को बंबई में एक सत्याग्रह सभा का गठन हुआ था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ में एक आंदोलन की बात कही थी कि 6 अप्रैल 1919 को एक हड़ताल का आयोजन होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर होगा। 6 अप्रैल 1919 को भारत के लगभग हर शहर में हड़तालों का आयोजन हुआ, जिसमें जनता की व्यापक भागीदारी हुई। खासकर शहरी मध्यम वर्ग और औद्योगिक कामगारों का वर्ग खासे प्रभावित था। पंजाब में तो बहुत ज़्यादा उबाल हुआ था। वहीं पर उनका जो गृह राज्य गुजरात था, वहाँ अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जनता में यह संदेश गया कि महात्मा गांधी हड़ताल का आयोजन किए हैं, तो जनता तो टूट पड़ी। पहले कहीं कहीं तो हड़ताल का आयोजन जैसे दिल्ली वगैरह में तो 30 मार्च को ही हो गया, क्योंकि शुरुआती दौर में लगता है कि गांधी जी का कार्यक्रम जो था वो 30 मार्च को था। बाद में आगे चल करके बढ़ा करके उसे 6 अप्रैल को कर दिया गया था। तो इसके अलावे भी विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ में। तो ये सारी बातें मिला करके और स्थिति ऐसी बन रही थी कि अंग्रेजों का व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा था। यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में कह सकते हैं कि अब जो आंदोलन चलने वाला था वह राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन चलने वाला था। कमोबेश राष्ट्र के कई राज्यों में इस तरह का उबाल देखने को मिल रहा था। पंजाब में तो कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता इतनी देखने को मिली थी कि वह अभूतपूर्व जैसा लग रहा था। 9 अप्रैल को रामनवमी की जब पंजाब में जुलूस निकली तो उसमें भारी संख्या में मुसलमान भी शामिल हुए। अंग्रेज यह सब देख करके चिढ़े हुए थे कि यह क्या हो रहा है, अगर ऐसी ही हालात रहे तो हमें तो शीघ्र छोड़ करके भागना पड़ेगा। इसलिए भी वो लोग घबराए हुए थे। रामनवमी की जुलूस में अपार भीड़ हुई। हिंदू मुस्लिम सिख तीनों की एकता देखने को मिली। इससे घबरा कर पंजाब के स्थानीय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को पंजाब से निष्कासित कर दिया गया। इसलिए अगले दिन 10 अप्रैल को अमृतसर के टाउन हॉल ब्रिज में एक सभा आयोजित की गई थी और उनकी गिरफ्तारी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर करके विरोध प्रदर्शन करने लगे। कहीं कहीं गोलियां चल गईं, कुछ लोग मारे गए, जिससे भारतीयों में खास करके उस वक्त के पंजाबियों में इतना आक्रोश फैला कि वो हिंसक हो गए। पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन वगैरह इस हिंसा के शिकार बने। यानी भारतीयों ने पोस्ट ऑफिस पर हमला बोल दिया। 4 लोग उसमें कुल मिलाकर के मारे गए थे। लेकिन उसके प्रतिरोध में अंग्रेजों ने जो किया वह तो विश्व की एक क्रूरतम घटनाओं में से आज भी गिनी जाती है। एक क्रूरतम नरसंहार हुआ पंजाब के अंदर में, जिसे जालियांवाला बाग नरसंहार भी कहते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। और इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, इसलिए इस वीडियो में इस पर विशेष बात नहीं होगी। उस वीडियो का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां जाकर के देख लेंगे कि क्या हुआ था जालियांवाला बाग में और इस तरह की इतनी बड़ी घटना को अंजाम कैसे दिया था अंग्रेजों ने। इसके लिए आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे, उसे अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ये सभी एकजुट होकर के आए ब्रिटिश राज के खिलाफ में। यह सबसे बड़ी बात थी। रॉलेट सत्याग्रह के समय में ही एक और जुझारू संघर्ष देखने को मिला था। चमन दीन के नेतृत्व में उन्होंने डंडा फौज का गठन किया था। और आइए हम लोग जानते हैं कि डंडा फौज क्या था और उसके काम क्या थे। दीप के नेतृत्व में एक डंडा फौज नामक संगठन का गठन किया गया था, जो कि हिंसक तरीकों से आज़ादी हासिल करना चाहता था। उसने पोस्टर लगा रखे थे और पोस्टरों का थीम इस तरह से था, ओ हिंदू मुसलमान और सिख भाइयों, आओ डंडा फौज में शामिल होकर के अंग्रेज बंदरों के खिलाफ बहादुरी से लड़ो, अंग्रेजों से कोई लेन देन न रखो, दफ्तर और वर्कशॉप बंद कर दो। यही महात्मा गांधी की आज्ञा है। चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन हुआ था। ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में? चमनदीप के नेतृत्व में। उसमें 40 सदस्य थे। लाठी और चिड़िया मार बंदूकों से लैस और
वो लोग सड़कों पर गश्त लगाते थे, पोस्टर चिपकाते थे। उधर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जब अमृतसर से निष्कासित कर दिया गया था और इसकी खबर जब लोगों को लगी तो अगली सुबह इकट्ठा हो गए। से जो जन असंतोष उपजा था वह पंजाब को हिला देने वाला था। महात्मा गांधी भी पंजाब का दौरा करना चाह रहे थे। वह दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, लेकिन पलवल में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और वापस मुंबई लौटा दिया गया। उधर अहमदाबाद में भी पब्लिक ने कई प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। उसको शांत कराने में गांधी जी लग गए कि ऐसा नहीं करो, यह तो सत्याग्रह का सिद्धांत ही नहीं है, सत्याग्रह के सिद्धांत के खिलाफ में यह सब कुछ हो। 9 अप्रैल 1919 की शाम को सत्यपाल और किचलू को अमृतसर शहर से बाहर निकाला गया था और 10 अप्रैल को अमृतसर के हॉल ब्रिज में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जिन पर गोलियां चलाई गई थी। उसके ही खिलाफ में डाकघर, बैंक, रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल पर आक्रमण हुए थे। 11 अप्रैल को मार्शल लॉ लागू कर दी गई थी और उसकी बागडोर जनरल डायर के हाथ में सौंप दी गई थी। और वहीं पर 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग की घटना घटी थी, जिसमें सरकारी आकलन के हिसाब से 379 लोग मारे गए थे, लेकिन गैर सरकारी आकलनों के मुताबिक यह संख्या बहुत ज़्यादा थी, हजारों में थी। इस तरह की व्यापक हिंसा से गांधी जी काफ़ी खिन्न थे और अंततः 18 अप्रैल 1919 को उन्होंने सत्याग्रह वापस लेने की घोषणा कर दी और यह सीखा कि बिना विचारधारात्मक स्तर पर तैयारी के या संगठनात्मक स्तर पर तैयारी के किसी भी बड़े आंदोलन को छेड़ना खतरनाक होगा। और गांधी जी इससे काफ़ी सीख चुके थे कि जब तक अपना संगठन नहीं हो, अपने संगठन पर प्रभाव नहीं हो, लोगों में विचारधारा के स्तर पर तैयारी नहीं हो, तब तक आंदोलन छेड़ना ठीक नहीं है। जनता अगर नैतिक रूप से इस बात के लिए तैयार नहीं हो जाए कि हम अहिंसात्मक तरीके से ही लड़ेंगे, तब तक इस तरह की आंदोलन की बात नहीं की जाए। गांधी जी ये सीखे और 18 अप्रैल को सत्याग्रह खत्म करने की बात की और इस तरह से सत्याग्रह खत्म हो गया। लेकिन जालियांवाला बाग घटनाक्रम के रूप में जो देश को दंश झेलना पड़ा, उसका प्रभाव बरसों बरसों तक रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के देख लेंगे। धन्यवाद।